नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातचीत में। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा सिंह और आज हमारे साथ बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने 70 के दशक के सुपरहिट फिल्म नमक हराम, रोटी कपड़ा और मकान, जानी दुश्मन से लेकर राम तेरी गंगा मैली से लेकर बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में अपने दमदार अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया है। इनका तो नाम और आवाज ही काफी है। रजा मुराद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रजा मुराद जी, आपने बहुत कम उम्र में ही बॉलीवुड में कदम रखा था। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कहीं फिल्मी जगत में आने का निर्णय आपके पिताजी का एक एक्टर होना तो नहीं था। इसके साथ ही मैं जानना चाहती हूँ कि आपको इस इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों में क्या-क्या समस्याएं झेलनी पड़ी थी? नहीं, मैं अपने आप को एक्टर बाय डिफॉल्ट कहूंगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत ही हैंडसम आदमी थे। बिल्कुल उनकी पिंक कॉम्प्लेक्शन थी, सुनहरे बाल थे, हरी आंखें थी, एक मैजेस्टिक पर्सनैलिटी थी। मुझे ऊपर वाले ने वो पर्सनैलिटी नहीं दी जो मेरे वालिद साहब की थी। वो बिल्कुल एक रॉयल शाही खानदान के लगते थे। तो मैं अपने बारे में ये कन्फेस करना चाहता हूँ कि आई वाज अ वेरी बैड स्टूडेंट। मैं बहुत बुरा और इतना बुरा था मैं कि 6th स्टैंडर्ड में मैं 2 बार फेल हुआ एक ही क्लास में, और हैट्रिक होने से बच गई क्योंकि मैं स्कूल से निकाल दिया गया। मेरा हैट्रिक करने का इरादा था, एक क्लास में 3 बार फेल होने का इरादा था। तो देखो क्या है प्रतीक्षा के, इंसान को जिंदगी में कुछ ना कुछ तो पेशा इख्तियार करना पड़ता है। मैं पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर भी था और डिसइंटरेस्टेड भी था। यानी का वक्त जब होता था तो मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो जाता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज अ डफर इन द क्लास और रिपोर्ट्स भी घर में आती थी। तो घर वाले काफी फिक्रमंद थे मेरे बारे में कि मैं क्या करूं, और मैं इतना बुरा स्टूडेंट था कि हमारे स्कूल में सुपरिंटेंडेंट आने वाले थे इंस्पेक्शन के लिए। तो वो आके बच्चों से सवाल करते थे, एट रैंडम करते थे। तो मेरी क्लास टीचर थी मिसेस सेना, नाम था मिसेस सेना। He said, Radha, you don't come tomorrow. We may feel embarrassed if he asks you a question and you are unable to answer, and I'm sure that you'll not be able to answer the question properly. So it's better that you stay at your house and we will mark the present. You be absent, but we will mark the present for you. और क्लास में मेरा मजाक होता था। A butt of jokes, I was ridiculed, I was bullied, और कई बार मैं रोता भी था क्लास में, इतना मुझे बच्चे परेशान करते थे। तो I was a butt of jokes, मैं बिल्कुल पंचिंग बैग की तरह था। तो बात वही है कि कभी किसी को जज मत कीजिए कि वो बचपन में कैसा है। बिल्कुल सही बात है। बहरहाल ऐसा हुआ प्रतीक्षा कि I was thrown out of the school, और एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया कि भाई क्या करें। तो फिर कोशिश की कि भाई इसे प्राइवेटली पढ़ाया जाए। एक और स्कूल में मुझे दाखिला मिला, वहां भी दिल नहीं लगा। मैंने जाना बंक करता था स्कूल से, मैं स्कूल जाता ही नहीं था मैं। तो वो जो मेरा पीरियड था बचपन का, वो बड़ा एक अजीब गुजरा है मेरी जिंदगी का। तो फिर एक दिन मेरे वालिद साहब ने मुझसे ये कहा कि भाई तुम्हें तो जिंदगी में कुछ करना है, और पूना में एक फिल्म इंस्टीट्यूट खुला है, वहां पे एक्टिंग कोर्स है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जमाने में तो कोई एक्टिंग क्लासेस थे नहीं, अगर आज तुम्हारे जमाने में है तो व्हाई डोंट यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। बट द मिनिमम क्वालिफिकेशन वाज मैट्रिकुलेशन, और मैं तो छठा फेल। तो
उस जमाने में माय मदर वाज नॉट कीपिंग वेल, तो अपनी माँ के साथ मैं भोपाल में रहता था। भोपाल उनकी का मायका था और मेरा ननिहाल था। तो मैंने कहा ठीक है अब्बा, मैं यहाँ से प्राइवेटली अपीयर होता हूँ। एंड लकीली आई पास्ड आउट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। मैं कामयाब हो गया पहली बार जिंदगी में। So that was the first achievement of my life, that I got passed out in 1968. मैंने बड़ी मेहनत की, अच्छा मैंने ऑडिशन दिया, अच्छा स्क्रीन टेस्ट दिया और मैं सेलेक्ट हो गया। And for the first time I was one of the top students, क्योंकि एक उसमें मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे कुछ करना है। 2 साल मैंने वहां तरबियत हासिल की एंड देन अपनी तकदीर आजमाने के लिए मैं वापस आ गया 1971 में। एंड प्रतीक्षा, दिस इज माय 50th ईयर, ये मेरा 50वां साल है। दिस इज माय गोल्डन जुबली ईयर। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट सर। मैं 71 में आया था और ये 2021 है। आई एम ऑनर्ड दैट आई गेट टू इंटरव्यू यू ऑन योर गोल्डन जुबली। और आप पहली हैं जो इस गोल्डन जुबली ईयर में मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। अच्छा सर, आपने जैसे अभी बताया कि आपको 50 साल हो गया है इस इंडस्ट्री में, तो सबसे पहली चीज तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, जब आपने पहली बार इस इंडस्ट्री में कदम रखा था 70 के दशक में, उस समय से लेकर आज 2021 चल रहा है, आपको क्या चेंजेस नजर आए हैं बॉलीवुड में, बी इट शूटिंग, फिल्म का तरीका और एक्टिंग, इन सबको, और जो भी प्रोसीजर होता है, प्रोडक्शन प्रोसीजर, क्या आपको लगता है कि ऐसे क्या क्या बदलाव देखे हैं आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में? प्रतीक्षा, बदलाव नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ जी, मुकम्मल तब्दीली आ गई है। मैं समझता हूं कि तब्दीली जो है बेटरमेंट के लिए आई। हमारे जमाने में the hero used to call all the shots. हीरो साइन करना है, हीरो के पसंद की कहानी लेनी है, उसकी पसंद की हीरोइन लेनी है, उसके पसंद का म्यूजिक डायरेक्टर लेना है, उसके पसंद का विलन और बाकी कैरेक्टर एक्टर्स लेने हैं। तो हीरो वाज द मेन डोमिनेटिंग फोर्स इन आवर टाइम। अब ऐसा होता था कि शूटिंग 9 बजे की है तो हीरो 3 बजे आ रहा है, 9 बजे की शूटिंग है तो हीरो 5 बजे आ रहा है। एंड देयर वाज नोबडी टू क्वेश्चन हिम। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उससे ये पूछने की कि आप लेट क्यों आ रहे हैं। किसी की हिम्मत ये नहीं होती थी ये पूछने की कि जब हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आप हमें टाइम क्यों नहीं दे रहे। तो एक ग्रुपिज्म था जबरदस्त। तो हीरो जो है 3-3 शूटिंगें कर रहा है, 4-4 कर रहा है, 2-2 घंटे प्रसाद बांट रहा है। 2 घंटे का प्रसाद इसे दे दो, 2.5 घंटे, तो आप क्या फिल्म बनाएंगे, आप ये बताइए। बिल्कुल सही बात है। मेकर्स बनाते थे फिल्म उस जमाने में, महबूब खान थे, वी शांताराम थे, बिमल रॉय थे, ये मेकर्स थे। बाकी ये जो हीरोज के चक्कर में पड़ते थे, ठीक है, हर क्रेज होती है, उसकी फैन फॉलोइंग होती है, वो 3 दिन तक तो फैन फॉलोइंग उसकी चलती थी, लेकिन फिल्म में अगर दम नहीं होता था तो कोई हीरो भी कुछ नहीं कर सकता था अगर फिल्म में ही कुछ नहीं है। तो आज ऐसा नहीं है। पहले सोलो प्रोड्यूसर्स होते थे, आज प्रोडक्शन हाउसेस है। आज एक डिसिप्लिन आ गया है। आज फिल्म से पहले पूरी प्लानिंग हो जाती है पेपर पे। हर चीज पहले हीरो डिसाइड करता था कास्ट, आज उसके लिए कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं। बिल्कुल सही है। तो अच्छा चेंज आया है। एंड नाउ द लीडिंग कास्ट इज लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट दीज थिंग। उन्हें अपने काम से काम है, वो अपने काम से काम रखते हैं।
बाकी जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी संभालता है। और दूसरी बात यह है, देखिए कि आज बायोपिक्स बनती हैं और बायोपिक्स उनकी बनती हैं जो आज मौजूद हैं। MS धोनी की बायोपिक बनी, मैरी कॉम की बायोपिक बनी, और उस जमाने में ऐसा नहीं था, कोई ऐसे रिस्क लेता नहीं था। वही किसी पिटी हैकनीड कहानियां थी कि साहब बचपन में मेले में बिछड़ गए और बाद में एक हो गए और माँ अलग हो गई और बाढ़ आ गई और मेले में तूफान आ गया, बच्चे अलग हो गए। लोग तंग आ गए थे देख देख के। एक ही किस्म की फिल्में बनती थी। टुडे द न्यू मेकर्स आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट देयर वर्क, they dare to make different kind of subjects तो पहले कभी कोई सपने में भी बनाने की नहीं सोच सकता था। तो एक बहुत अच्छी तब्दीली आई है, एक डिसिप्लिन आया है और टाइम पे फिल्में बनती हैं, प्लानिंग से फिल्में बनती हैं, ये सारी बातें होती थी। सर जैसे अभी आपने जैसे विलन्स का बोला कि पहले के ज़माने में फिल्म विलन्स पे नहीं चलती थी, लेकिन आज के ज़माने में बॉलीवुड की फिल्म्स हो या बाहर की भी फिल्म्स हो, विलन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज जनरेशन, व्हाट एवरीवन सीज। तो आपसे मैं इस पे आपकी राय लेना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि एक पहले के ज़माने में जो विलन होता था, एक एंटागनिस्ट एक प्रोटैगनिस्ट में जो डिफरेंस होता था, आज उस एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट में क्या डिफरेंस आया? आज विलेन को किस नज़र से देखते हैं और आज उसे सही में प्रोटैगनिस्ट माना जाता है? क्या एक इंसान सही में गलत है तो उसे गलत ही दिखाया जाता है? क्या आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, मैं थोड़ा पीछे से शुरू करता हूँ। हाँ जी। हमारे जमाने में हीरो कोई भी ऐसा रोल नहीं करता था कि उसकी इमेज को कोई धक्का लगे। अगर वो रोमांटिक हीरो है या वो एक्शन हीरो है, उसे बड़ा नोबल दिखाया जाता था, उसे बड़ा बहादुर दिखाया जाता था, उसे बड़ा देशभक्त दिखाया जाता था, उसे बड़ा रोमांटिक दिखाया जाता था। तो कभी भी वो अपनी इमेज के विपरीत कोई रोल नहीं करते थे। They were very conscious about their image. इमेज को धक्का ना लगे। लेकिन ग्रेजुअली ये चीजें जो हैं बदल गई। शाहरुख खान ने बाजीगर में एक विलनिश रोल किया। उसके बाद काजोल ने गुप्त में एक वैम्पिश रोल किया। देवगन ने खाकी में एक विलन का रोल किया और उसी खाकी में ऐश्वर्या राय ने एक नेगेटिव रोल किया। अमिताभ बच्चन ने जो शोले पार्ट 2 बनी थी उसमें उन्होंने गब्बर सिंह का रोल किया और करीना कपूर एक फिल्म आई थी फिदा, उसमें शी प्लेड अ नेगेटिव रोल। तो आज की जो जनरेशन है दे आर रेडी टू टेक रिस्क। पहले ये कभी होता नहीं था। साड़ी क्लैड हीरोइंस होती थी, वो कभी मॉड कपड़ों में आपको दिखाई नहीं देती थी, जाती जिंदगी में पहनती थी लेकिन कैमरे के सामने नहीं पहनती। ये जो है, ये मिथ जो है, ये जीनत अमान ने तोड़ी कि एक हीरोइन केम विद अ मॉड लुक विद मॉड क्लोथ्स एंड शी वाज एक्सेप्टेड। पहले ये था कि ये जो भारतीय नारी की हमारी इमेज है, अगर हमने मिनी स्कर्ट पहना या हमने स्विम सूट पहना या हमने कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा रोल किया जिसमें एक्सपोजर हो, तो हमारी इमेज को धक्का लगेगा। अब आपने बात की है विलन्स की, तो पहले जो कैरेक्टर्स होते थे या तो वो ब्लैक होते थे या वाइट होते थे। या तो आप अपनी ज्यादा आदर्शवादी हैं या आप शैतान की औलाद हैं, बीच वाली बात नहीं। वही पूछना चाह रही थी मैं। आज ये कॉन्सेप्ट बदल गया है। पहले विलन जो ब्लैक होता था आज ग्रेश हो गया है। तो ये भी एक तब्दीली आई है कि भाई बुरा है तो बुरा ही बुरा है, अच्छा है तो अच्छा ही अच्छा है।
निर्बल से लड़ाई है, बलवान की ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो वो अब नहीं है ऐसा। ये एक अच्छी तब्दीली आई। अब विलन जो है वो सोफिस्टिकेटेड भी है, वो इंसान भी है, वो ह्यूमरस भी है, वो एम्बिशियस भी है। तो ये सारी बातें हैं जो पहले नहीं थी, आज हैं। तो विलन का जो कॉन्सेप्ट है कि साहब वो जालिम जमींदार होता था ठाकुर विक्रम सिंह, या बिगड़े हुए बाप का बेटा होता था विकी नाम का या मिकी नाम का, तो वो नहीं है अब। वो अब बदल गया है। वो अब उसको काफी सिंप्लीफाई करके थोड़ा उसे इंसानी लुक दे दिया गया है, जो पहले नहीं हुआ करता। तो ये तब्दीली आई है। दो किस्म के फिल्म मेकर होते थे, एक जिन्हें फिल्म कंप्लीट करने का शौक होता था और एक वो जिन्हें फिल्म बनाने का शौक होता था। सो देयर इज अ डिफरेंस कि फिल्म कंप्लीट करने वाले और फिल्म बनाने वाले। तो ये सारी बातें हैं। जमाने में भी मेकर्स थे, ऐसा नहीं है कि मेकर नहीं थे। मदर इंडिया देखिए क्या फिल्म थी, महबूब साहब ने बनाई। आज आप सोच नहीं सकते मदर इंडिया बनाने के लिए, और बनाएंगे तो यू ऑल फ्लैट ऑन योर फेस, वो बात पैदा ही नहीं। सर, जैसे मदर इंडिया से ऐसे मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि पहले के ज़माने में जो देखा जाता था, कुछ फिल्मों को हटा दे तो अक्सर फिल्मों में औरत की जो एक भूमिका होती थी, शी वॉज यूज्ड मोर लाइक अ प्रॉप। उनका ज़्यादा कुछ, उनके किरदार का कुछ महत्व नहीं होता था पहले के ज़माने की फिल्मों में। ज़्यादातर फिल्मों में, जैसे आपने बोला कि कुछ होते थे बस पिक्चर कंप्लीट करने वाले और कुछ होते थे पिक्चर बनाने वाले। तो जो कंप्लीट करने वाली पिक्चरें हमने देखी हैं उसमें औरत का ज़्यादा रोल नहीं होता था। मतलब शी वॉज ओनली यूज्ड एज कि हाँ ओके, हीरो के साथ में एक हीरोइन होनी चाहिए प्रॉप्स के तौर पे। और आज के ज़माने में मतलब कई फिल्में तो सिर्फ विमेन सेंटर की हैं और औरतें ही बना रही है और औरतों पे ही चल रही है, जैसे कंगना रनौत की क्वीन हो गई और बहुत ऐसी पिक्चर हैं। आपने जैसे बायोपिक बोली, मैरी कॉम हो गई। और इनफैक्ट कई पिक्चरों में जहाँ पे आदमी होते हैं वहां पे भी जो मेल लीड्स होते हैं वहां पे भी एक औरत के कैरेक्टर को ज्यादा सराहा जाता है। तो इस चेंज के बारे में आपका क्या कहना है? प्रतीक्षा, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था हाँ जी कि हमारी फिल्में पहले जो हैं मेल डोमिनेटेड होती थी। तो यूज्ड टू कॉल द शॉट्स। मैंने ये आपसे जिक्र किया ना। हाँ जी हाँ जी। आपके इस सवाल का इसी में जवाब है कि हीरो को इंपॉर्टेंस मिलती थी क्योंकि हीरो के नाम पे फिल्म बिकती थी, और हीरो नहीं चाहता था कि फिल्म में कोई भी जो अदर कैरेक्टर्स हैं उससे आगे निकल जाएं, वो डोमिनेट करें या उन्हें ज्यादा प्रोमिनेंस मिले। सो इट वाज अ हीरो। फिल्म हीरो के नाम पे बिकती थी, उसके नाम पे बिकती थी, तो उसी को इंपॉर्टेंस मिलती थी। आज ऐसा नहीं है। आप देखिए जैसे ऐश्वर्या राय हैं, सुष्मिता सेन हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, इन सब ने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीते हैं। डायना हिडन, आप मौका दीजिए ना, आप उनको एनकरेज कीजिए। आज लड़कियां किसी भी फील्ड में लड़कों से कम नहीं है। बिल्कुल और मैं हूं कि लड़कों से आगे ही हैं लड़कियां आज। सर, यहाँ पे जैसे आपने बोला लड़कियों से आगे ही हैं लड़कियां आज, और सही बात है, बॉलीवुड की कई फिल्में लड़कियां अपने दम पर चला रही हैं। कई लीड एक्ट्रेसेस जो हैं उनके नाम पे ही फिल्म बिक रही है और लोग देख रहे हैं, और लोग उसके वजह से नहीं देख रहे, लोग देख रहे हैं क्योंकि उसमें आर्ट है फिल्में। तो पहले मौका नहीं मिलता था लड़कियों को आगे आने का, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, उन्हें बस हीरो की हीरोइन बनना होता था। हाँ, शो पीस। 2 गाने गाने हैं, नारियल के पेड़ के इर्द गिर्द जो है वो आपको चक्कर मारने हैं, परिक्रमा करनी है, काम खत्म। मौका तो दो ना भाई। सर, लेकिन इसी में जैसे आज के जमाने में मौका मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक बहुत विवादित टॉपिक जो है बॉलीवुड में,
वो है फिल्म प्राइजेस को लेके कि एक्ट्रेसेस को जो एक फिल्म के लिए पैसे मिलते हैं वो एक एक्ट्रेस से बहुत कम मिलते हैं। मतलब रेशियो इज लाइक 1:4 का इतना हाईएस्ट पेड एक्टर और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में, जबकि उतने ही शान से एक एक्ट्रेस भी पिक्चर चलाएगी, उतने ही शान से वो एक्टर पिक्चर चलाएगा। आज के जमाने में आज उन्हें मौके भी मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये पे डिफरेंस का क्या रीजन है? भाई मैं आपसे ये कहूंगा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक हीरोइन जो है 10 करोड़ लेगी, 12 करोड़ लेगी, 15 करोड़ लेगी। आज ले रही है। हाँ, ले रही है। आज जितना ले रही हैं, और अभी एज यू मेंशन अर्लियर के विमेन ओरिएंटेड फिल्में काफी चली एंड लीडिंग लेडीज गॉट द लायंस शेयर, और टू बी प्रिसाइज द लायंस शेयर मिला उनको। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदल रहा है। अभी दे आर ऑन पार विद द लीडिंग मैन नाउ, एंड इट्स अ वेलकम चेंज। एक तब्दीली आई है और हम सबको उसका स्वागत करना है। सर, महिलाओं से एक और चीज निकल के आती है कि बॉलीवुड में मीटू मूवमेंट बहुत देखा गया है कि अगर किसी लड़की को किसी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड की लड़की को अगर बॉलीवुड में एंटर करना है, बॉलीवुड में एक जगह हासिल करनी है, तो उसके लिए शी हैज़ टू सैटिस्फाई मेन। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है बाकी पूरे देश में कि भाई बॉलीवुड में शायद इसीलिए कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बच्चियों को जाने नहीं देना चाहते होते हैं बॉलीवुड में। आपका क्या कहना है सर? बीट नाना पाटेकर और आलोक नाज, इन सब पे मीटू के केस चल रखे हैं, और मतलब ये सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं है, ये पॉलिटिक्स तक भी है। अभी एमजे अकबर पे भी प्रिया रमानी का जो केस था, उन्हें हालांकि अभी राहत मिल गई है प्रिया रमानी को थोड़ी सी। तो आपका क्या कहना है बॉलीवुड में मीटू पे और बॉलीवुड में इस चीज को लेकर विमेन, औरत के स्थान का? देखिए, मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ, मुखालिफत करता हूँ। किसी का गलत फायदा उठाना, आपके पास अगर पावर है, आप अपनी उस पावर को मिसयूज कर रहे हैं, आप कोई जरूरतमंद है लड़की जो काम करना चाहती है, आप उसके आगे जो है शर्त रख रहे हैं, जो जैसा कि मीट टू के जरिए हमको पता चला, यू वांट टू स्लीप विद दैट गर्ल और यू वांट टू एक्सप्लॉइट, सो दे आर, ये एक्सप्लॉइटर्स लोग हैं ये। और बहुत अच्छा हुआ, मैं इसका इस्तेमाल करता हूं कि लड़कियों ने इतनी हिम्मत की कि ओपनली वो आई और उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसका बिल्कुल स्वागत करता हूं। किसी की मजबूरी का या किसी के शौक का आपको नाजायज तौर पर फायदा उठाने का आपको कोई हक नहीं है। अगर आपके पास एक पोजीशन है एज ए मेकर, कंसंट्रेट ऑन द मेकिंग, आप मेकिंग की तरफ जाइए। ये जो सौदेबाजी है, ये है तो ये शुरू से, लेकिन लड़कियों में हिम्मत नहीं होती थी आगे आकर बोलने की। आज जुटाई है और हम बिल्कुल उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ये जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, इनकी भी जो तादाद है बहुत कम है। जो बड़े मेकर्स हैं, जो जेन्युइन मेकर्स हैं, दे डू नॉट इंडल्ज इन सच काइंड ऑफ थिंग्स। वो अपना काम से काम रखते हैं। सर, पैंडेमिक में ही एक चीज को जो इसको बहुत बढ़ावा मिला है वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म। वेब सीरीज बहुत रिलीज हुई है और वेब सीरीज को बहुत शिद्दत से देखा भी गया है, बहुत सराहा गया है। लेकिन अब कुछ वेब सीरीज में सेंसर बोर्ड नहीं आता। वेब सीरीज में आप इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं। तो जहां उसकी कई जगह सराहना हो रही है, वहीं पर आलोचना भी उतने ही पेस में हो रही है। आप वेब सीरीज स्टैंड अप उठा के देख लीजिए, या बहुत सारी वेब सीरीज ऐसी हैं जो बहुत विवादित रही हैं अपने कंटेंट को लेके, अपने डायलॉग को लेके।
तो और उसमें मतलब अश्लीलता वेब सीरीज में ज्यादा देखी गई है, वो होती हैं, वो क्रिएटर्स को लगता है वो ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए उस चीज में अश्लीलता ज्यादा डाली जाती है वेब सीरीज में। आपका इस पे क्या कहना है कि उसे वैसे ही रहने दिया जाए, उसको रियल दिखाने के लिए जैसे जो भी लग रहा है वो किया जाए, या एक थोड़ी सोबर, एक थोड़ी लेवल मेंटेन करना चाहिए? देखिए, इसमें सेल्फ सेंसरशिप बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। आप खुद अपनी एक लक्ष्मण रेखा आपको खींचनी है कि मुझे इसे पार नहीं करना है। अगर सेंसरशिप नहीं है, अगर कोई आपको देख नहीं रहा है, आपका काम जो है किसी सेंसर की नजर से नहीं गुजर रहा है, आपको खुद एज ए मेंबर ऑफ सेंसर बोर्ड आपको काम करना है कि मुझे कोई ऐसी बात नहीं दिखानी है। मुझे अश्लीलता की भी एक हद होती है, और ऐसे डायलॉग होते हैं खुल्लम खुल्ला माँ बहन की गालियां दे रहे हैं या लड़कियों से गालियां दिलवा रहे हैं, ये बात गलत है। दिस इज रॉन्ग। सर, तो टू रैप दिस सेशन अप, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बॉलीवुड बहुत ज़्यादा फेमस है अभी, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद नेपोटिज्म को लेकर। ये कहा जाता है कि बॉलीवुड में मतलब चाहे तुम में टैलेंट हो या ना हो, अगर तुम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर के बेटे हो बड़े, तो तुम एक्टर बन जाओगे, तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इसके खिलाफ बहुत सारे एक्टर्स उतरे भी हैं। कंगना रनौत ने पूरा मोर्चा खोल लिया था इसके खिलाफ। और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ कुछ जो परिवार हैं, सिर्फ उन पे ही पूरा बॉलीवुड चल रहा है। वहीं पर जहां दूसरी ओर जैसे करीना कपूर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई लोग हमारी पिक्चरें देख रहे हैं तो चल रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं देखने तो नहीं चलेंगी, चाहे वो नेपोटिज्म का एक्टर हो या ना हो। तो आपका इस पे क्या कहना है कि आप नेपोटिज्म शब्द को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, अगर कोई नेपोटिज्म को फॉलो कर रहा है, या तो वो उसकी बारात है या उसकी मैयत है। Either it's your wedding or it's your funeral. क्योंकि जब ऑडियंस की अदालत में आपकी फिल्म आती है तो ऑडियंस इज द बेस्ट जज। ऑडियंस फिर ये नहीं देखती कि आप किसके बेटे हैं, किसके भाई हैं, किसके भतीजे हैं, किसकी बेटी हैं। नहीं, नेपोटिज्म इसलिए शुरू होता है, जिससे मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे जेपी दत्ता ने एक फिल्म बनाई थी रिफ्यूजी। उसमें अमिताभ बच्चन का बेटा हीरो था और कपूर खानदान की बेटी हीरोइन थी। तो ऑडियंस में एक इतनी उत्सुकता थी इस फिल्म के बारे में, अमिताभ बच्चन का बेटा आ रहा है कपूर खानदान की बेटी के साथ। कैन यू बिलीव इट, जब वो फिल्म लगी है तो एडवांस बुकिंग जो होती है मंडे के दिन, 4 days प्रायर टू द डेट ऑफ रिलीज, लाठी चार्ज हुआ था। इतनी टिकट्स की मांग थी। मैंने देखा है अपनी आंखों से डंडे बरसाते हुए पुलिस वालों को, अनरूली मॉब पर जिन्हें टिकट चाहिए। तो देखिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई किसी के बेटे को लेकर या किसी की बेटी को लेकर अगर मुझे फायदा हो रहा है तो ठीक है, वो बना सकता है। अब इसमें चिल्लाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मेरी फिल्म है, मैं बना रहा हूं यार। Either that would be my profit or my loss. So one should never pass any remark, and they should not have any ill feeling towards the maker जो नेपोटिज्म के तहत फिल्म बना रहा है। बहुत से ऐसे सुपरस्टार, सुपर एक्टर्स के बच्चे हैं जो उतने अच्छे नहीं थे, and they have fallen flat on their faces. कहीं उनकी कोई जगह नहीं बन पाई है, सिर्फ उनके साथ एक माँ बाप के नाम का एक टैग था। कहां तक वो लेके जाएंगे आप?
इसी के साथ हम आज का ये सेशन खत्म करते हैं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक स्टूडेंट के नज़रिए से मेरे को इतना अपने बहुमूल्य समय दिया, अपने बिजी स्केड्यूल में से निकाल के। इट मीन्स अ लॉट, आई एम रियली ऑनर्ड फॉर दैट कि आपने मेरे को अपना अपनी बात पूरी नहीं की थी। जी। एक तो आप स्टूडेंट हैं। हाँ जी। दूसरे आप लड़की हैं। हाँ जी। मैं हमेशा I make it a point to support the girls of my country. मैं चाहता हूं कि वो आला से आला मकाम हासिल करें, समाज में अपनी एक जगह बनाएं,